हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 9th। हाँ तो बच्चे कैसे हो? सभी सब ठीक है भाई? तो बेटे अपना नेक्स्ट लेक्चर अभी 4th लेक्चर आ रहा है अभी सेल का, ठीक है। तो अब तक देखो हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं, उनको जल्दी से आप लोग भी कंप्लीट करो बच्चे, मेरे पास सेंड करो उनको नोट्स को। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी यही टाइम आप धीरे धीरे कर सकते हो सिलेबस को। फिर उसके बाद मोशन और आपका मैटर एंड सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे अब तक देखो हमने क्या क्या कर लिया है सेल के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, लेकिन वो सेल डेड सेल था। फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी बच्चे किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक, उसने की थी। कौन से ईयर में? 1674 में की थी। तो ये सारी बातें हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में जाना था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सर सेल के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या बातें थी? सबसे पहला मेन कंपोनेंट क्या था सेल के अंदर? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती थी। फिर मैंने बताया था सर न्यूक्लियस होता है सेंटर में सेल के, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड कंटेंट होता था जो कि लिक्विड, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। बार बार मैंने बताया उसके बारे में। सर वो जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चे सेल के और भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो एक जो सेल है ना, वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, ठीक है। तो सभी केमिकल रिएक्शंस बेटे ऐसे नहीं परफॉर्म होती, सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं। ऐसा ना हो कि वो सभी की सभी केमिकल एक्टिविटीज आपस में मिक्स हो जाए एक दूसरे से, ठीक है, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं, सेल के अंदर है ना कुछ अलग अलग उसके ऑर्गन्स है सेल के अंदर, ठीक है। वो सभी ऑर्गन्स अपना एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। वो अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो सभी ऑर्गन सेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटे? वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो मैंने ये बताया आपको कि सेल के कुछ वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, वो लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लूइड कंटेंट कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई बेटे? तो अब जो साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बेटे, अब ऐसा तो नहीं है ना वो फ्लूइड उन ऑर्गन्स के अंदर घुस जाए, ठीक है। तो इसलिए वो सभी के सभी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना बेटे, उनके बाहर से उनकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गन्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, उन सबके बाहर उनकी मेम्ब्रेन होती है ताकि केमिकल रिएक्शन मिक्स ना हो और साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट उसके अंदर सिंपली ऐड ना हो जाए, ठीक है। तो वो कौन कौन से कंटेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे। हमने क्या करना है अभी इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना। देखो मैं बताता हूँ। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम? सेल ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज का मतलब ही क्या होता है? लिटिल ऑर्गन्स। ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या होता है बेटे? कि दीज आर लिटिल ऑर्गन्स। कुछ छोटे छोटे सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेलिज सभी ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेल के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे अभी हम इन ऑर्गन्स के बारे में, पहले ये जान लेते हैं कि सर वो कौन कौन से ऑर्गन्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये सभी ऑर्गन्स ऑर्गेनेलिज के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं सभी? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गन कौन सा है? सबसे फर्स्ट एक तो बेटे प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग शायद पहले भी फेमिलियर होंगे नेम से, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं लोअर क्लासेस में। नेम तो नहीं भी आए हैं तो बच्चे अब सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहला ऑर्गन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो ऑर्गन जो सेल में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है सर? गोल्गी अपरेटस, या फिर इसको गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो ऑर्गन सेल में प्रेजेंट होता है जो सेल ऑर्गेनेली है, थर्ड सेल ऑर्गेनेली कौन सी? अपनी लाइसोसोम्स, ठीक है। फोर्थ सेल ऑर्गेनेली कौन सी बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? प्लास्टिड्स। और सिक्स्थ सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? वैक्यूल्स। तो बेटे ये टोटल है ना 6 सेल ऑर्गन्स है, जिनको आप कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती है सेल में? आपसे कोई पूछे तो पहला बोल के बताओ जल्दी से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी स्पेलिंग आपने ध्यान से लर्न कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। दूसरा क्या बताया सर मैंने? सेकंड सेल ऑर्गन क्या है? सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? गोल्गी अपरेटस, या फिर गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। थर्ड क्या है सर? लाइसोसोम्स। फोर्थ वन क्या है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ क्या है सर? प्लास्टिड्स। और सिक्स्थ वन क्या है सर? वैक्यूल्स। तो बेटे ये 6 सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। अब बच्चे नेक्स्ट देखिए। अब जो ये 6 सेल ऑर्गेनेलीज है ना बेटे, अब हमने जानना है कि सर ये सेल ऑर्गेनेलीज सेल में प्रेजेंट कहाँ होती है। वो आपको पता लगे कहाँ प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में, जो कि फ्लूइड कंटेंट था, वहां प्रेजेंट होते हैं 6 के 6 ऑर्गन्स, ठीक है।
अब हम एक एक करके क्या करेंगे, चैप्टर बस इतना ही खत्म हो जाएगा बेटे। हमने ये 6 सेल ऑर्गेनेलिज पढ़नी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये पहली सेल ऑर्गेनेलिज जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आज हम केवल इसी के बारे में ही जानेंगे। क्या क्या बातें जानेंगे सर, ये फंक्शन क्या करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल में, इसका स्ट्रक्चर देखने में ये कैसा दिखता है, हमें तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल को, तो साइटोप्लाज्म में ये किस प्रकार का हमें देखने में नजर आता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहली बात स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है इनका फंक्शन, सभी सेल ऑर्गेनेलिज का पढ़ना है, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने क्या बताया, सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने बाकी जो 5 है बेटे, इनको मैं अभी रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपके साथ नोट्स में भी मैं सेंड करूंगा इसको, ठीक है। जल्दी से पॉज करके लिखना है तो ये 5 नेम लिख लेंगे, ठीक है भाई, रब कर रहा हूँ, पॉज कर लीजिए। तो बेटे आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेली है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो जरा, तो बच्चे मैंने आपको बताया सर, ये अपने पास क्या होता है सर, सेल होता है। अब इस सेल के अंदर ये अपने पास क्या होगी सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यदि ये एनिमल सेल होगा तो इसके बाहर से क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, नहीं होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, केवल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। यदि प्लांट सेल होगा तो बाहर सेल वॉल होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा सर, ये फ्लूइड कंटेंट। ये देखो, ये फ्लूइड कंटेंट जो एक लिक्विड है, ये जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, इसी को आप क्या कहते हैं सर, इस लिक्विड कंटेंट को क्या कहते हैं सर, साइटोप्लाज्म। तो बेटा ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर ये सभी 6 की 6 सेल ऑर्गेनेलिज फ्लोट करती है, सस्पेंडेड रहती है, इसमें तैरती रहती है, ठीक है। अब देखो सेंटर में क्या प्रेजेंट है सर, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया, कैसे मेम्ब्रेन कहते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन था, डबल लेयर की मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास हमने जाना सर, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन इसकी पोरस भी थी, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते थे। लेकिन हमने क्या किसकी बात करनी है, केवल हमने बात करनी है आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होती है सर, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेटे साइटोप्लाज्म में किस प्रकार से प्रेजेंट होती है, जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मैंने सर अभी आपको एक बात बताई बेटे, 6 की 6 सेल ऑर्गेनेलिज जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, उनके बाहर से बेटे उनकी एक मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है ना, ये उन सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर ही चला जाए, ठीक है, उनके अंदर एंटर ना कर जाए ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसलिए सभी की सभी मेम्ब्रेन माउंट होती है, बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन सी पढ़नी है आज हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में बेटे में हमेशा ER लिखते हैं सभी, ठीक है, E.R, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, E.R, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं पहले, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। मैंने इस न्यूक्लियस को थोड़ा और छोटा बना देता हूँ, क्योंकि आज हमारे इस न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है सेंटर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटे, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये कुछ बेटे इस प्रकार के ना मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर और शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर बनाए, ठीक है। अब जरा इसमें ये बात समझना कुछ सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म। और ये एक नहीं होती है, पूरा इनका नेटवर्क फैला हुआ है। ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे सर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहली लाइन जब भी पूछेंगे आप ये बताएंगे सर, लार्ज नेटवर्क, यानी एक लंबा सा नेटवर्क इसमें फैला हुआ है, इसमें स्प्रेड है, इसमें साइटोप्लाज्म है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया सर, ये मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड कैसी शेप में है, या तो ट्यूब्स लाइक दिखती है, दिखने में कैसी दिखती है, ट्यूब्स, या फिर कैसी शेप होती है, कुछ की शीट्स लाइक। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। अब आप ही मुझे बताओ, इन ट्यूब्स का और शीट का क्या काम होता है भाई। हम घर के अंदर बेटे जो हमारे पाइप आती है, ठीक है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, पानी वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पाइप्स का यूज करते हैं, ट्यूब्स का यूज करते हैं। तो वही काम इसका होगा इस सेल के अंदर। इसका फंक्शन क्या होगा सेल के अंदर, आप ये कहेंगे सर, इट सर्व्स एज ए, कैसे सर्व करती है, एज ए ट्रांसपोर्टिंग चैनल। ट्रांसपोर्टिंग चैनल का मतलब सर,
किसी मटेरियल को यदि इसने एक जगह से दूसरी जगह सेल में लेकर जाना है, एक जगह से यहाँ इस एंड से इस एंड पर लेकर जाना है, तो वो ट्यूब्स के थ्रू ही जाएगा ना। तो ये जो ट्यूब्स और शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटे, ये एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट्स है, कोई प्रोटीन है, कोई विटामिन है, कोई लिपिड्स है, कोई फैट मॉलिक्यूल है, या फिर और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस सेल के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इन ट्यूब्स का यूज करते हैं। तो ये पहला इसका मेन फंक्शन क्या बोलेंगे आप सभी? सर इट सर्व्स एज ए ट्रांसपोर्टिंग चैनल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है बेटे, ये बड़ा इजी है। आप लोग एक एक बात ध्यान से सुनेंगे ना तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, पूरी स्टोरी के टाइप में ये समझना आपने। पहली चीज क्या बताई सर मैंने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक लार्ज नेटवर्क है सर। कहाँ फैला हुआ है सर? साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। कैसी शेप में दिखता है सर? ये ट्यूब्स और शीट में। और बाहर से ट्यूब और शीट की क्या होती है? एक मेम्ब्रेन, ताकि साइटोप्लाज्म अंदर एंटर ना कर जाए। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। और काम क्या करता है? इट सर्व्स एज ए ट्रांसपोर्टिंग चैनल। किसका? कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है? वेरियस मटेरियल्स। कोई भी वेरियस मटेरियल जो इसके अंदर बन रहे हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर पार्ट। बस इतनी सी बात है। और इसका और क्या काम है बेटे? कि ये जो इसका सरफेस है बेटे, ये देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, ये जो सरफेस है ना, ये पूरा जो इसके सरफेस है बाहर से, ये काफी लंबा सरफेस बन जाता है, एक एरिया कवर होता है इसमें। तो इसके सरफेस के ऊपर इस सेल की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है, केमिकल एक्टिविटीज होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शीट्स और ट्यूब्स है वो बच्चे सेल के अंदर होने वाली केमिकल एक्टिविटीज को क्या देती है? एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम ये सेकंड इसके फंक्शन में ऐड करेंगे सर, ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस एरिया। किसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है? फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जो कि कहाँ हो रही है? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट पर आ जाइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। अब ये बात आपने समझनी है सर 2 टाइप्स के कैसे होते हैं, क्यों मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इन ट्यूब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ कहीं भी, एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना, रेफरेंस बुक में कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको है ना थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ बच्चे यहाँ पर, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा ना उसको जरूर ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ सभी सेल में, वो समझाता हूँ। यहाँ देखो जरा, देख रहा बेटे, ये अपने पास सेल था। ठीक है भाई, ये अपने पास सेल था। अब इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सर? न्यूक्लियस सेंटर में। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड कंटेंट साइटोप्लाज्म होता था यहाँ पर, लेकिन मैं साइटोप्लाज्म को मिटाकर यहाँ पर है ना थोड़ा हल्का सा दिखाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने ये मेम्ब्रेन माउंट ट्यूब्स ये रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेम्ब्रेन माउंट ट्यूब्स और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जरा एक बात समझना, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता था। और उस क्रोमेटिन नेटवर्क के भी सेंटर में क्या प्रेजेंट होता था? यदि किसी ने ध्यान से सुना हो तो लास्ट क्लास में बताओ, एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था। क्या बोलते थे इसको सर? न्यूक्लियोलस। इसके भी सेंटर में क्या प्रेजेंट होता था? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस में सर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सर, इस न्यूक्लियोलस के अंदर, इस वाले न्यूक्लियोलस के अंदर येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या निकलते थे यहाँ से? राइबोसोम्स। याद आया? क्या बताया था कि सर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क था, उसके सेंटर में एक और डेंस क्रोमेटिन नेटवर्क था जिसको आपने न्यूक्लियोलस का नाम दिया था। और यहाँ से येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स यहाँ से निकलते थे, न्यूक्लियोलस के अंदर मैन्युफैक्चर होते थे ना मैन्युफैक्चर राइबोसोम्स। तो आप मुझे बताओ सर, यहाँ पर मैं अब इसको ना मिटा करके अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बेटे यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट था? ये तो हो गया जी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के भी सेंटर में क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर से क्या आउट होते थे? ऐसे ये येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके भी सेंटर से ये क्या आउट होते थे? येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स।
यस, डॉट को मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया गोल से। और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट थे सर? राइबोसोम्स। क्या नाम था इनका सर? राइबोसोम्स। और सर ये जो न्यूक्लियस है इसकी तो ये मेम्ब्रेन थी, डबल लेयर की थी, मैंने एक ही लेयर दिखाई है यहाँ पर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते थे? ऐसे ये पोर्स प्रेजेंट होते थे। अब मुझे बताओ ये जो येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटे, ये जो येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा इन पोर्स के थ्रू। वो ध्यान से समझना, न्यूक्लियस ने क्या बनाया? ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम्स। और ये अब इन पोर्स से क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पोर्स से क्या हो जाएंगे? आउट। और आउट होकर के कहाँ जाएंगे? जैसे बाहर जाएंगे इनको क्या मिलेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा इनको। ये जो ट्यूब्स का नेटवर्क फैला हुआ था बाहर, तो अब ये येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ में ऐसे स्टिक हो जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे सभी के सभी। ये बाहर निकलते रहेंगे और इन मेम्ब्रेन के साथ में ऐसे क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस। वहां से क्या निकलते हैं? राइबोसोम्स। वहां से क्या निकलते हैं? राइबोसोम्स। अब क्लियर दिख रहे हैं? ठीक है बेटे, लाइट इसलिए ऑफ की थी ताकि शेडो वगैरह की दिक्कत ना हो इसके ऊपर। लेकिन चलो देखो अब ध्यान से। अब मुझे बताओ ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से क्या निकले थे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकल करके इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ में क्या हो गए? अटैच हो गए अटैच। तो आप मुझे बताइए जब ये राइबोसोम्स इस ईआर के साथ में अटैच हो जाएंगे, जब ये राइबोसोम्स इस ईआर के साथ में अटैच हो जाएंगे तो अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस जो था वो रफ हो जाएगा, वो थोड़ा खुरदरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा ना सरफेस। क्योंकि मैं इसकी सरफेस पर ऐसे हाथ डालें, इसके सरफेस के ऊपर ऐसे हाथ हम फिराएंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा सरफेस क्या हो गया? रफ हो गया। यदि ये सरफेस रफ हो गया बेटे तो अब हम इसको बोलेंगे सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ हो गया है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस पे देखना जरा, इस वाले पे, इसके सरफेस के साथ ये राइबोसोम्स अटैच नहीं हुए, नहीं हो पाते कईयों के पास। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले ट्यूब के पास बेटे ये राइबोसोम्स नहीं पहुंचते, उसकी सरफेस अटैच नहीं होते, जैसे मैंने यहाँ पर अटैच नहीं किए, तो इसका सरफेस अभी भी कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये कैसा है? स्मूथ है। तो इसको क्या बोलेंगे सर? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट बार बच्चे। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस था, वहां पर राइबोसोम्स निकलते थे, येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो शीट थी या ट्यूब्स थी उनके सरफेस पर जाकर अटैच हो गए हैं, ये स्टिक हो गए। तो जिस सरफेस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच हो गए उसका सरफेस कैसा हो गया? रफ। इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो पहली टाइप की कौन सी है? रफ एंडोप्लाज्मिक। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं सर? RER। RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके साथ में अटैच नहीं हुए उसको क्या बोलेंगे? दूसरे टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे इसको? SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कितना इजी है। अब मुझे बताइए दोनों का पहला पॉइंट देखना जरा। मैंने क्या बताया सर? एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहते हैं जिसका सरफेस कैसा हो? रफ सरफेस। रफ सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से रफ हो गया सरफेस? राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। और इसका सरफेस कैसा है? स्मूथ है, क्योंकि इसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट नहीं होते? राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो SER के सरफेस पर राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए राइबोसोम्स, मैंने आपको बताया था सर राइबोसोम्स कहीं पर भी वर्ड आए तो राइबोसोम्स का एकमात्र फंक्शन होता है बेटे, केवल ओनली वन फंक्शन होता है राइबोसोम्स का। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो आप ही मुझे बताइए सर ये RER का क्या रोल होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रोल करेंगे? RER का रोल होगा बेटे, क्या रोल होगा RER का? सर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बच्चे प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है। देखो RER, ये ध्यान रखना, RER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा एक और इसका क्या फंक्शन है? अब आप मुझे बताइए यदि इसके सरफेस पर प्रोटीन्स बनेंगे, इसके सरफेस पर यदि प्रोटीन बनेंगे RER पर, तो ये प्रोटीन्स पहले इसके सरफेस पर बनेंगे, केमिकल रिएक्शन होंगी जिससे प्रोटीन्स बनेंगे। मैंने बताया जैसा कि सर ये केमिकल रिएक्शन होती है इसके सरफेस पर, तो ये राइबोसोम्स करते हैं वो केमिकल रिएक्शन और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन्स की। अब ये तो नहीं है वो प्रोटीन इसको ER को ही चाहिए, वो प्रोटीन तो बेटे इस सेल के सभी ऑर्गन्स को अपनी उसके लिए चाहिए, एनर्जी के लिए प्रोटीन चाहिए सब हर एक पार्ट को। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ
जो प्रोटीन ER के सरफेस पर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स बेटे, वो उस प्रोटीन को ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने बताया था ना सर, इट्स एज ए ट्रांसपोर्टिंग चैनल। ठीक है, तो जो भी मटेरियल इसके पास सिंथेसाइज होगा उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस पार्ट्स। पहली बात समझ में आ गई। तो सेंड्स दीज प्रोटीन्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। डिपेंडिंग ऑन द नीड का मतलब है सर, जहां पर भी जरूरत होगी प्रोटीन की वहीं पर ये ER उसको पहुंचा देगा। ठीक है, अब सेकंड क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो यहाँ पर तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, SCR में क्या बनता है, फैट्स एंड लिपिड्स। RER में क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, RER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, SCR हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब एक और फंक्शन है SCR का बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बाद में मैं बताऊंगा। पहले आपको एक बात समझाता हूँ। आप लोग मुझे जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे ध्यान से बोलकर मुझे बताना कि सर जो सेल मेम्ब्रेन थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो किससे बनती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल थी, किससे बनती थी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनती थी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर वाली कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से बनती है। तो इसको प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इसको बनाने के लिए प्रोटीन्स कहाँ से आएगा और लिपिड्स कहाँ से आएगा, आप देखो जरा। RER ने क्या बनाया, प्रोटीन। SCR ने क्या बनाया, लिपिड्स भी बनाए हैं। तो ये प्रोटीन और लिपिड, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको देगी, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देगी बेटे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनेगी, इन्हीं प्रोटीन और लिपिड से तो बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो किसने सप्लाई की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, इन दोनों टाइप ने। इसने अपना प्रोटीन दिया, इसने अपना लिपिड दिया, फिर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। समझ में आई ये बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई बार रप्चर हो जाती है तो उसको वापस से रिपेयर करना होता है, तो प्रोटीन चाहिए होता है, लिपिड भी चाहिए होता है, तो वो ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया सर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, हेल्प्स इन द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन और लिपिड फॉर्म्ड हुए थे, कहां पर फॉर्म्ड हुए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, RER और SCR में, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस of forming plasma membrane, ठीक है, is known as membrane biogenesis. This process of forming plasma membrane is known as membrane biogenesis. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर, ये रही है, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको समझ लो। पहले क्या बताया मैंने कि सर सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो कि कहाँ पर बने थे, मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन द, इसमें हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा नाम क्या था सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी को कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो सिंपल, बहुत ही आसान है। क्या बताया मैंने कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बड़ा सिंपल है। ठीक है, बोलो ये फंक्शन समझ में आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, SCR का एक फंक्शन और है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, वो क्या है सर, SCR प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। पहले भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है, ये तो सबको पता है। तो बच्चे एक बात समझना, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, अब आप पूछोगे सर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं, सर जिन एनिमल्स के स्पाइनल कॉर्ड होती है उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच हैव देयर स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, फिश हो गए, जो एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनमें सब में स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में जिनके स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनके अंदर जो उनका जो लीवर सेल होता है, उनके अंदर कौन सा सेल, लीवर सेल। उस लीवर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या बताया मैंने कि लीवर सेल, किसका लीवर सेल, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का, उसके अंदर जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बच्चे क्या करता है, उसके लीवर सेल क्या काम करते हैं,
डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉइजन को और ड्रग्स को। यदि गलती से उस एनिमल की बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है या कोई ड्रग चला गया है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है डिकम्पोज करना, उस चीज को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, डिकम्पोज करना। ठीक है, तो अब इसको पढ़ो जरा। मैंने क्या लिखा है, SER प्रेजेंट इन लीवर सेल, SER प्रेजेंट इन लीवर सेल। कौन किसके लीवर सेल में, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के लीवर सेल में। हेल्प्स इन किस मदद करता है, डिटॉक्सिफाइंग। क्या डिटॉक्सिफाई करता है, पहली चीज पॉइजन को और दूसरी चीज किसको डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स को। बोलो ये बात समझ में आ गई है? तो बोलो ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं अच्छे से, पक्का? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोबारा रिपीट करके देखो। सेल ऑर्गेनेल्स बताइए सर आपको 6 है, आज हमने 1 पढ़ ली है, नेक्स्ट क्लास में हम 2 पढ़ेंगे। ठीक है, 3 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर 3 जो बचेंगे उनको भी खत्म करवा देंगे। तो बस 2 लेक्चर की और बात है, फिर ये लगभग खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म ही है। ठीक है, बाकी इनको करते रहो और मेरे पास बच्चे भेजो अपने जो आसपास की और जो फ्रेंड्स है जिनकी क्लासेस नहीं हो पा रही है ना, उनको भी सेंड करो ये वीडियोस और उनको बोलो कि बेटे आप लोग भी घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लोग ही करते रहें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, आप लोग भेज सकते हैं वीडियो को, और अच्छे से करो, काफी हेल्पफुल होने वाली है ये। ठीक है, आप लोग बहुत डिटेल में मैंने एक एक बातें बताई है, सारे लेक्चर्स अच्छे से रिपीट करके देखो, नोट्स बनाओ, उनको लिखोगे तभी स्पेलिंग लर्न होगी, और जल्दी से मेरे पास सेंड करो। ठीक है, चलो ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।